नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो साथियों, आज हम करेंगे पर्यावरण अध्ययन यानी पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे साथियों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगे। आपको क्या है, एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न लगातार पूछे भी जा रहे हैं साथियों, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको पर्यावरण प्रदूषण से सारे प्रश्न जितने भी बन रहे हैं आपके एक ही क्लास में करवा देता हूं, जिससे क्या है आपका क्या है एक बार से अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जिन भी साथियों का एग्जाम है वो क्या है इसे एक बार से अच्छे से देख कर जाएं, पढ़ कर जाएं। ठीक है साथियों, सारे प्रश्न क्या है महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में पूछे गए भी प्रश्न हैं साथियों। तो सभी साथियों को इस प्रश्न का उत्तर देना है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जिस प्रश्न का आपको उत्तर नहीं पता होगा उस प्रश्न का उत्तर भी आपको पता चलने वाला है। ठीक है साथियों, तो बताना है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, दिसंबर 1985 को दिल्ली में कौन सा गैस रिसाव हुआ था? ऑप्शन ए है क्लोरीन है, ऑप्शन बी है आपका ओलियम है, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड है और फोस्जीन है आपका ऑप्शन डी। यानी चार ऑप्शन आप सभी के सामने, इसमें से आपको बताना है कि 1985 में जो दिल्ली में हुआ था ना, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो ओलियम गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। कब हुआ था? प्रश्न आपसे घुमाकर पूछा जा सकता है, ओलियम गैस का रिसाव कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। ठीक है साथियों, इसको भी आपको क्या है ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इस चीज को भी आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या है ध्यान रखना है। यहाँ से आपके 3 प्रश्न बन जाते हैं साथियों। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से क्या करना है, ये याद रखना है। ठीक है, अब बताना है, निरंतर एक जैसी फसलों के उत्पादन से परिणाम होता है जब हम अपनी भूमि यानी खेतों में एक ही तरह की फसलों का क्या करते हैं, उगाते हैं, तो किस तरह के परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं? इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा है। तो ऑप्शन ए है पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। क्या पोषक तत्वों की कमी आ जाती है? मृदा अपरदन हो जाता है यानी भूमि का कटाव होता है। ऑप्शन सी अम्लीयता यानी मिट्टी के अंदर आपकी अम्लीयता बढ़ जाती है, क्षारीयता बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी है क्षारीयता बढ़ जाती है। ठीक है, तो बताना है आप सभी को कि क्या हो जाता है। तो निरंतर एक जैसे जब हम फसलों का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो क्या होता है कि फसल के अंदर क्या है, पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। जब पोषक तत्वों की कमी आएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, खाद यानी फर्टिलाइजर से जैसे चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, तो खाद में हम कौन कौन सी चीज़ें डालते हैं? तो खाद में हम डालते हैं जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है। इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं, खेतों में डालते हैं। और गोबर खाद का भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। गोबर खाद और केंचुआ खाद का भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसे बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। ठीक है साथियों, इन चीज़ों को भी आपको क्या है अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आपसे किसी भी तरह से प्रश्न को घुमा करके पूछेगा। तो आपको जब सारी चीज़ें पता होंगी तो क्या है उसके आप उन प्रश्नों के आप उत्तर अच्छे से कर पाओगे। ठीक है साथियों, यदि सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर देना है। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो बताना है सभी साथियों को। रासायनिक ऊर्जा में बदलना होता है, नाभिक ऊर्जा में बदलना होता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलना होता है या चुंबकीय ऊर्जा में बदलना होता है। ठीक है, पूछा है सौर सेल का। किसका पूछा है? सौर सेल द्वारा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो आपकी जो प्रकाश ऊर्जा होती है ना, उसे हम किस में बदलते हैं? सौर सेल के माध्यम से किस में बदल देते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, सौर सेल के माध्यम से किस में बदलते हैं? तो विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सी एकदम से क्या है साथियों, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी साथियों को उत्तर देना है। ठीक है, भारत में वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब लागू हुआ था? प्रश्न है, भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1980 में हुआ था, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है 1981 में हुआ था, 1982 में हुआ था और 1982 में। साथियों डबल ऑप्शन हो गया है, तो आपको बता देना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा? तो याद रखेंगे साथियों 1981 में हुआ था। ठीक है, यदि आपसे डेट पूछेगा तो 29 मार्च भी आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है साथियों, 29 मार्च आपको याद रखनी। ठीक है, 29 मार्च 1981 में अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, यही आपसे यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो पर्यावरण संरक्षण आपका अधिनियम कब लागू हुआ था, इस चीज़ को भी आपको क्या है याद रखना है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे तो क्या है, हो सकता है आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछने को मिल जाए। ठीक है साथियों, तो अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1986 में। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था आपका? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आपका लागू हुआ था। ठीक है, इसे याद रखेंगे। यदि आपसे अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद को भी आपको क्या करना, याद रखना है। अनुच्छेद, ठीक है, इसको भी आपको क्या करना, ध्यान रखना है। कौन से अनुच्छेद के तहत इसे लागू किया गया था? तो 253 अनुच्छेद के तहत इसे लागू किया गया था। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में आपसे हो सकता है थोड़ा सा डीप में जाएगा तो ये प्रश्न आपसे आगे एग्जाम में पूछने को मिलेगा। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? तो 253 अनुच्छेद में 1986 में से लागू किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है,
तो विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं, सभी साथियों को पता होगा। तो 5 जून को हम क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, सभी साथियों को अच्छे से इसे याद होगा, नहीं है तो अब याद कर लेना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी साथियों को उत्तर देना है। ठीक है साथियों, बताओ निम्न में से किस संसाधन का खनन समतल भूभागों पर पट्टी खनन यानी स्ट्रिप माइनिंग और भूमिगत खनन यानी अंडरग्राउंड माइनिंग द्वारा किया जाता है। यानी किन चीज़ों का हम भूमिगत खनन करते हैं और अंडरग्राउंडिंग खनन करते हैं, तो बताना है। कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैसें, पानी है। तो आपका जो कोयला है कहाँ से है, आप भूमि से ऊपर से भी लेते हैं, हम जमीन से खोद कर भी निकालते हैं। ठीक है, इस चीज़ को क्या करना आपको याद रखना। ठीक है, कोयला आपका हो जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कोयला आपका एकदम से क्या है, करेक्ट आंसर साथियों हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी साथियों को उत्तर देना है। ठीक है, एक तरह से आपका क्या है, प्रैक्टिस सेशन भी हो रहा है। आप क्या है, यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, उन प्रश्नों के उत्तर भी पता चल रहे हैं। ठीक है, तो साथ साथ में आपकी क्या है, प्रैक्टिस भी हो रही है और अन्य चीज़ों की जानकारी भी आपको मिल ही रही है। ठीक है, जब धूल के कण अम्लीय हो सकते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, सॉरी साथियों, इसे क्या कहते हैं, जब आपके धूल के कण है ना जो अम्लीय हो जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, तो नम निक्षेपण कहते हैं, शुष्क निक्षेपण कहते हैं, गर्म निक्षेपण कहते हैं या ठंडा निक्षेपण कहते हैं, क्या कहते हैं बताइएगा। एक बार से आप सभी अपना उत्तर जरूर अपने मन में सोच के रखें। ठीक है, आपका जो है राइट आंसर क्या है और मैं बताने वाला हूँ वो क्या होने वाला है। इसे बोलते हैं शुष्क निक्षेपण बोलते हैं, यानी ड्राई डिपोजिशन। ठीक है, इसको आपको क्या है ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है साथियों, हो सकता है एग्जामिनर आपसे सीधा सीधा प्रश्न यहीं से आपको पूछ ले। ठीक है, जल संकट का समाधान है, जल संकट का समाधान हम किस तरह से कर सकते हैं, वर्षा जल का संरक्षण करके कर सकते हैं, कृत्रिम वर्षा के माध्यम से करते हैं। यदि किसी साथी को पता है कि कृत्रिम वर्षा हम किस तरह से करवाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। ठीक है, मुझे पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। कृत्रिम वर्षा किसके माध्यम से करवाई जाती है, प्राकृतिक वर्षा, भूजल वर्षा का दोहन। तो जल संकट का समाधान क्या है, जल संकट का एक ही समाधान क्या है, वर्षा जल का क्या करना, संरक्षण करना। ठीक है, वर्षा जल का क्या करना, संरक्षण करना। जो बरसात का पानी है उसे हम तालाब में इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, कुएं वगैरह खोद करके और क्या है अंडरग्राउंड करके भी हम क्या कर सकते हैं, वर्षा के जल को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तालाब खोद करके, मेड़ों पर बांध बना करके, ठीक है, या नदियों में बांध बना करके, जिससे क्या है जो बरसात का पानी होता है क्या है नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंच जाता है और वो हमारे उपयोग के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बांध बना कर भी हम जल संकट का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, वर्षा जल का संग्रहण करके। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका ए एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्षा जल का संरक्षण करके हम क्या कर सकते हैं, जल संकट का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने बताइएगा, इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होगा, सभी साथी दें। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन हमारी मदद कर सकता है। देखो पर्यावरण अध्ययन हमारी किस तरह से मदद करता है, यदि आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हो लगातार तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देने में थोड़ी सी भी क्या है समय नहीं लगना है, यानी थोड़ा सा भी समय नहीं लगना चाहिए। पर्यावरण के अधिक अधिक संसाधनों का दोहन करने में, खाद्य श्रृंखला और जाल की मूल अवधारणाओं की व्याख्या करने में। ऑप्शन सी है पर्यावरण अध्ययन मनुष्य और जानवरों के आदत के बारे में ज्ञान देते हैं। ऑप्शन डी है हमें यह समझाने में सक्षम बनाता है कि पर्यावरण हमारे जीवन को क्या करता है, किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। हमें यह समझने में सक्षम बनाता है पर्यावरण अध्ययन कि पर्यावरण हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। ये सारी चीज़ें हमें किससे जानकारी मिलती है, तो पर्यावरण अध्ययन हमारी इस तरह से क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी एकदम से राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, अच्छा प्रश्न है, सभी साथियों को इसका उत्तर देना है। देखते हैं कितने साथी हमारे इस प्रश्न का है जो करेक्ट आंसर दे पाते हैं। ठीक है, आणविक ऑक्सीजन पर यूवी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों का किस क्रिया से कौन सी गैस लगातार बनती है, यानी यूवी किरणों की क्रिया से कौन सी गैस लगातार बनती है। ठीक है, ऑप्शन ए है CFC है। ठीक है, CFC हो जाती है आपकी। ऑप्शन बी है ओजोन गैस हो जाती है। ऑप्शन सी है मीथेन हो जाती है। ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। ठीक है, बताना है, सभी साथियों को बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो जो आपकी यूवी किरणें की क्रिया से कौन सी गैस लगातार बनती है, तो आपकी ओजोन गैस बनती है। ठीक है, याद रखेंगे यूवी किरणों के माध्यम से कौन सी गैस बनती है, ओजोन गैस बनती है। इसको भी क्योंकि एग्जामिनर क्या है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत घुमा देता है। ठीक है, और थोड़ा सा ही घुमाएगा तो आप क्या है दिमाग आपका गायब हो जाता है, क्योंकि आपके सामने क्या चल रही होती है, घड़ी चल रही होती है वहाँ पर। ठीक है, टाइम चल रहा होता है, तो क्या होता है प्रेशर बन जाता है एग्जाम हॉल में। जब हमारे सामने इस तरह के प्रश्न होते हैं तो क्या है कई विकल्प हमारे सामने होते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर बन जाता है, लेकिन हमें
जब अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं, सारे प्रश्न हमारे पड़े हुए होते हैं, तो कम समय में हम क्या है सारे प्रश्नों को क्या है उत्तर दे पाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ओजोन गैस हो जाता है। ठीक है, आपकी जो यूवी किरणें हैं किसको रोकती है? यूवी किरणें रोकती है ओजोन गैस को। ठीक है, आपको याद रखना, ऑप्शन आपका बी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने बताइएगा, मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है, मिट्टी के कटाव को हम किस तरह से रोक सकते हैं बताना है। मिट्टी का आवरण बनाने के लिए पौधे उगाना, चराई की अनुमति देना, यानी ऑप्शन सी है सिंचाई में वृद्धि करना, वनों की कटाई। तो बताना है मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। जब मिट्टी का कटाव होता है तो हम क्या करते हैं, बांध यानी मेड़बंदी कर सकते हैं, मेड़बंदी कर सकते हैं, और उसके साथ में क्या कर सकते हैं, मेड़ों पर क्या वृक्ष लगा सकते हैं। ठीक है, जब हम मेड़ों पर वृक्ष लगाएंगे तो उससे क्या है मिट्टी के कटाव में क्या है कमी आएगी। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी होती है ना और आपके पेड़ होते हैं ना, तो पेड़ों की जो जड़ें होती है ना तो मिट्टी को क्या करती हैं पकड़ लेती हैं। ठीक है, जो जड़ें होती हैं ना मिट्टी को क्या करती हैं अपने आप में पकड़ के रखती हैं, जकड़ के रखती हैं, जिससे क्या है मिट्टी का कटाव क्या है कम हो जाता है। ठीक है, तो मिट्टी का आवरण बनाने के लिए पौधे उगाना, क्या बनना उगाना पौधे, हम अधिक से अधिक पौधे उगा करके हम क्या कर सकते हैं मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। यानी ऑप्शन आपका क्या है ए एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, तो साथियों यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल के लिए ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, या टेलीग्राम पर जैसे ही सर्च करोगे भी फॉर स्टडी तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आपकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और अन्य बहुत सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाती हैं, जिससे क्या है जो भी चीज़ें आपकी छूट रही होंगी वो वहाँ से कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बार क्या करना है आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइन करने के बाद में उन सारी चीज़ों को क्या है अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, बेल आइकन को दबा लेना है, क्योंकि जब तक आपके एग्जाम चलने वाले तब तक इसी तरह से आपको वीडियो देखने को मिलते ही रहेंगे, और आगे भी हम एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी करने वाले हैं सभी साथियों। तो आपको इस चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ से आपको क्या है बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला को औपचारिक रूप से किस वर्ष खोला गया था, तो बताना है औपचारिक रूप से पूछा है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो औपचारिक रूप से इसे किस वर्ष खोला गया था, तो इसे खोला गया था 1950 में। ठीक है, इस चीज़ को भी याद आप सभी को क्या है एक बार से अच्छे से रख लेना। ठीक है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी एनपीएल, तो एनपीएल नई दिल्ली में स्थित है, कहाँ पर स्थित है इसको भी आपको याद रखना है, नई दिल्ली में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में, इस चीज़ को क्या है आपको याद रखना। ठीक है साथियों, नई दिल्ली में स्थित है। और साथ में ही बता दूं मैं 4 जनवरी 1947 को इसकी नींव रखी गई थी। कब रखी गई थी, 4 जनवरी 1947 को इसकी क्या रखी गई थी, नींव रखी गई थी। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, इसकी नींव रखी थी, किसने रखी थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, इसकी जो नींव रखी थी किसने रखी थी, तो इसकी नींव रखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 4 जनवरी 1947 को नई दिल्ली में। ठीक है, यानी नेशनल भौतिक प्रयोगशाला, ठीक है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला 1950 में इसका क्या है औपचारिक रूप से इसे खोल दिया गया था। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना, हो सकता है आपसे ऑप्शन 1947 भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, तो आपको इस चीज़ को क्या है अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, यदि यहीं प्रश्न एक और प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो एक प्रश्न और बनेगा, उसको मैं बता देता हूँ। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कब खोली गई थी, तो नेशनल केमिकल प्रयोगशाला आपकी कब खोली गई, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप सभी को बता देना। ठीक है, तो एनसीएल जब पूछा जाएगा आपको तो ये कहाँ पर खोला गया था, आपका पुणे में हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, पुणे में खोली गई थी। ठीक है, कब खोली गई, तो 1950 में खोली गई थी। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको क्या है ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से आपके 2 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं, यानी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में खोली गई थी, कब खोली गई थी, 1950 में खोली गई थी। ठीक है, इसका वो आपको क्या करना है याद अच्छे से रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, बताना है राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला NARL किस राज्य में स्थित है, तो NARL आपकी किस राज्य में स्थित हो जाती है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तो कहाँ पर स्थित हो जाती है बताना है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित हो जाती है, इस चीज़ को आपको याद रखना। ठीक है, राष्ट्रीय वायुमंडल अनुसंधान प्रयोगशाला आपकी कहाँ पर है, तो आपकी हो जाती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे सभी साथी एक बार से हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, सभी साथी इसका उत्तर दें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी
सॉरी सॉरी, ASI, क्या ASI, ASI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ASI की स्थापना आपकी किस वर्ष की गई थी? 1945 में, 1988 में, 1861 में, 1899 में। तो साथियों ASI की स्थापना आपकी हुई थी 1861 में। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, यानी 2024 में आपको MPTET में पूछ लिया है ये प्रश्न। ठीक है साथियों, तो हो सकता है आगे भी आपसे पूछा जाए, तो इस चीज़ को आपको क्या है अच्छे से ध्यान रख के जाना। ठीक है साथियों, मैंने इसे एक क्लास में क्या है डिटेल से करवाया हुआ है। ठीक है, आपको वहाँ पर भी ये देखने को मिलेगा। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? तो डेसिबल आपकी किसे मापने की इकाई है? सभी साथियों को पता होगा, ध्वनि मापने की इकाई है। ठीक है, डेसिबल। ठीक है, सामान्य मनुष्य की सुनने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, पता चलेगा कौन साथी हमारा है जिसे पता है कि सामान्य जो ध्वनि सुनने की हमारी क्षमता होती है वो कितनी होती है। कमेंट में आपको कमेंट करके बताना है। अम्लीय वर्षा का सबसे बड़ा कारक क्या है? तो बताना है जो अम्लीय वर्षा होती है उसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का जलना है, ग्रीन हाउस गैसें हैं, फसलों को जलाना है, प्लास्टिक का जलाना है। तो मुख्य कारण पूछा है, सबसे बड़ा कारण पूछा है, तो सबसे बड़ा कारण आपका हो जाता है जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का जलना। ठीक है, जीवाश्म ईंधन क्या है आपके? जैसे कोयला है। ठीक है, कोयला है, सॉरी साथी थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, समझ में आया आपको। कोयला आपका हो जाता है कोयला, कोयला, पेट्रोलियम है, जैसे आपकी प्राकृतिक गैसें हैं, इन सभी के जलने से क्या होता है आपका, तो अम्लीय वर्षा का ये कारण है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा के लिए जो जिम्मेदार गैस है आपकी कौन सी है बताइएगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो आपकी जो गैस हो जाती है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है आपकी जिम्मेदार गैस है किसके लिए? अम्लीय वर्षा के लिए। और आपकी दूसरी गैस यदि पूछी जाएगी तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाती है आपकी अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर आपको क्या है? सल्फर डाई सबसे नंबर 1 पर रखना है। दूसरे नंबर पर क्या है आपको रखना है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, इसे आपको दोनों को अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा रोग धूल से होता है? तो धूल से होने वाला रोग कौन सा है बता देना है, बताइएगा। धूल से होने वाला रोग कौन सा है? सिलिकोसिस है, क्षय रोग है, और आपका हो जाता है जियोडाइसिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। धूल से होने वाला जो आपका रोग है सिलिकोसिस हो जाता है। ठीक है, इसको आपको क्या है अच्छे से याद रखना है सभी साथियों को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने बताइएगा। तो इसका जो उत्तर आपने देख ही लिया है तो मैं बता ही देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित कर देती है? तो आपकी जो बिजली है इसे किस में परिवर्तित कर देती है? तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव से आपके भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप सभी ने अच्छे से इसे पढ़ा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है फ्लोराइड प्रदूषण में फ्लोरोसिस का कारण बनता है। तो क्या कारण बनता है? फेफड़े हैं, दिल है, ठीक है, दांत हैं, किडनी है, तो आपके दांत बन जाते हैं। ठीक है, फ्लोराइड प्रदूषण में फ्लोरोसिस का जो कारण बनता है आपके टीथ बन जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। ये प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न हो सकता है आगे एग्जाम में पूछा भी जाए। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, वायु प्रदूषण जैसे धुआं और सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में बनने लगे जिसके कारण शहर के ऊपर जमा हुआ सफ़ेद कोहरा काला हो गया, जिससे 1952 में लगभग शून्य दृश्यता वाला कोहरा बन गया। तो कौन से स्मॉग बोलेंगे इसे? तो पी सूप स्मॉग बोलेंगे, भूरा स्मॉग बोलेंगे, धूमिल स्मॉग बोलेंगे, लाल भूरा स्मॉग बोलेंगे, तो पी सूप स्मॉग बोलेंगे इसे। ठीक है, इस चीज़ को आपको क्या है अच्छे से याद रखें। ठीक है, क्या बोलेंगे? तो पी सूप स्मॉग बोलेंगे। ठीक है, आपको इसे ध्यान रखना होगा। ठीक है साथियों, आगे चलें, नेक्स्ट है आप सभी के सामने। तो साथियों मैं आप सभी को बता दूं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप सभी को, और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को दे देना है। एक बिंदु से आने वाले जल प्रदूषण को कहते हैं, क्या कहते हैं? बिंदु स्रोत बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बिंदु स्रोत बोलते हैं इसे। जब आपका जल क्या है किसी एक बिंदु से आता है पर्टिकुलर, तो उसे क्या बोलते हैं आप? बिंदु स्रोत बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने बताइएगा, जल अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? अच्छा प्रश्न है साथियों, VBI है। ठीक है, 3 स्टार इसे मार लेते हैं हम, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, तो बताइएगा, मार्च 1974 में अधिनियम लागू हुआ था, मार्च 1975 में अधिनियम लागू हुआ था, या अप्रैल 1974 में, या 1975 में? अप्रैल। तो जल अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था?
तो जल अधिनियम आपका लागू हुआ था 1974 में, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको क्या है याद रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। जल अधिनियम आपका कब लागू हुआ था? 1974 में। साथ में ही आपसे पूछा जाएगा कि जल दिवस हम कब मनाते हैं, तो जल दिवस आप कब मनाते हैं? जल दिवस आप 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम का संशोधन किस वर्ष किया गया था? पूछा है संशोधन किस वर्ष किया गया था, तो बता देना है संशोधन किस वर्ष किया गया था। 1989 में, 1986 में, 1988 में, 1984 में। तो वन संरक्षण अधिनियम का जो संशोधन आपका हुआ था तो 1988 में हुआ था, इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। 1988 में हुआ था। अब यही प्रश्न पूछा जाए, ये संशोधन हुआ था, वन संरक्षण अधिनियम आया कब था, ठीक है, कब आया था? ये तो संशोधन 1988 में हो गया, लेकिन आया कब था, इस तरह से प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो कब आया था, तो आपको बताना है वन संरक्षण अधिनियम आया था आपका, आया कब था? तो आया था 1980 में, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको क्या है याद रखना है, 1980 में आया था। और इसमें संशोधन कब किया गया था? तो अधिनियम में संशोधन किया गया था 1988 में, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य था, मकसद क्या था? तो मकसद था वनों को क्या करना? संरक्षित करना, ठीक है। इसका जो मकसद था वनों को संरक्षित करना। अब यही प्रश्न पूछ लिया आपसे, यदि जाएगा तो पूछा जाएगा कि भारत में वनों का कितना परसेंटेज है, तो वन कितने प्रतिशत हैं कहाँ पर? हमारे भारत में, ठीक है। हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में वर्तमान में कितने परसेंटेज वन हैं, तो आपको याद रखना है। ये सारी बातों को क्या है आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो इतने परसेंटेज हमारे क्या है भारत में वन है, यानी 24.62% क्या है आपके भारत में वन है। और 1988 में जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम के तहत क्या लक्ष्य रखा गया था? 1988 के जो राष्ट्रीय वन नीति आई थी, क्या आई थी? राष्ट्रीय वन नीति। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार जो आपका उद्देश्य रखा गया था कि भारत में हमारे कितने प्रतिशत वन होने चाहिए, तो आपके वन होने चाहिए, वनों का जो प्रतिशत है 33% होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। वनों का जो प्रतिशत है 33% होना चाहिए, किसके अनुसार? भारतीय वन नीति के अनुसार, ठीक है। इसको याद रखेंगे, भारतीय। साथ ही एक सेकंड, एक मिनट, भारतीय वन नीति, ठीक है। भारतीय वन नीति के अनुसार, किसके अनुसार? 1988 के अनुसार भारत में 33% वन होना आवश्यक है। कितने परसेंट वन होना आवश्यक है? तो 33%। इसका जो है लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, कि कितने परसेंट वन होने चाहिए? 33% वनों को हमें लाना है, ठीक है। ये लक्ष्य को पूरा करने में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कब लागू किया गया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू किया गया था आपका, कब लागू किया गया था? तो 1989 में लागू किया गया था, ठीक है। इस चीज़ को आपको क्या है अच्छे से याद रखना, ठीक है। कब लागू किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 1989 में, ठीक है। याद रखेंगे 1989 में। किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओजोन परत से है। ओजोन परत को नष्ट होने से बचाने से संबंधित आपका हो जाता है, ठीक है। आगे प्रश्न है, CFC लगातार समता मंडल में कौन से रेडिकल उत्पन्न करते हैं? देखो इस तरह के प्रश्न आपसे क्या है लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कौन से रेडिकल उत्पन्न करते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, पैराऑक्सीन, नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन लगातार समता मंडल में कौन सी रेडिकल उत्पन्न करते हैं? तो आपकी क्लोरीन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जिससे क्या है आप ओजोन परत का क्या होता है? नुकसान पहुंचता है, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। क्लोरीन इसका है जो राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ओजोन से आपको लगातार प्रश्न पूछे ही जाए ना, ओजोन छिद्र से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो वातावरण में छिद्र है, जनमंडल में छिद्र है, भूमंडल में छिद्र है, ओजोन परत का विनाश है। जब ओजोन छिद्र में जो छिद्र होगा तो क्या है आपका ओजोन छिद्र का क्या है विनाश होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा गया था ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, लगातार प्रश्न आपसे पूछा गया है। कमेंट करके बताना है सभी साथियों को कि ओजोन परत आपकी कहाँ पर पाई जाती है। इससे क्या है आपका अच्छे से रिविजन भी हो जाएगा एक बार। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी आपदा नहीं है जो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकती है? ऐसी आपदा बताना है जो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं, प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। नहीं पूछा है तो नहीं का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह का प्रश्न क्या है आपको क्या है लैंग्वेज में घुमाता है, ठीक है। और लैंग्वेज में घुमाएगा तो आप
गड़बड़ करके आओगे। युद्धों से है, भूकंप से है, दावानल से, भूस्खलन थे। देखो भूस्खलन प्राकृतिक भी हो सकता है, मानव निर्मित भी हो सकता है। दावानल यानी वनों में लगने वाली आग मानव द्वारा भी हो सकती है और प्राकृतिक भी हो सकती है, ठीक है। भूकंप आपका प्राकृतिक भी हो सकता है, मानव निर्मित भी हो सकता है। यानी जब हम बड़े बड़े क्या है परमाणु परीक्षण करते हैं तो उसके माध्यम से क्या है भूकंप जैसी घटना आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। युद्ध होते हैं ना, तो युद्ध केवल क्या है आपका, युद्ध जो होता है ना, युद्ध केवल मानव निर्मित हो सकता है, ठीक है। युद्ध केवल मानव निर्मित हो सकता है, जो कि प्राकृतिक नहीं हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका ए एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, बताना है प्रदूषित जल के द्वितीयक उपचार में बीओडी का कितना प्रतिशत भाग निकाला जाता है। तो कितना प्रतिशत भाग निकाला जाता है, तो आपका 85% भाग से निकाला जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। बीओडी से भी आपका प्रश्न लगातार पूछा गया है साथियों, हो सकता है आगे भी पूछा जाए। तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, अभी अभी हम करके आए हैं। मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, नई दिल्ली है। तो आपका नई दिल्ली एकदम से क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में आपकी स्थित हो जाएगी, ठीक है। यहीं पर आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो आपकी पुणे में हो जाती है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है, पुणे में, ठीक है। पुणे में कौन सी है, रासायनिक पुणे में है आपकी। भौतिकी वाली कहाँ पर है, भौतिक वाली आपकी दिल्ली में हो जाती है, ठीक है। दोनों को आपको क्या है अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने बताइएगा, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो वायु में बताना नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो कितना हो जाता है, 21% है, 78%, 80 है, 95 है। तो आपका कितना हो जाता है, 78% हो जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन का आएगा तो 78% आपकी नाइट्रोजन हो जाती है, 21% आपका ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है। आपको इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। ऑक्सीजन हो जाता है आपका कितना, ऑक्सीजन हो जाता है आपका 21%। इस चीज़ को क्या है आपको ध्यान रखना। इन दोनों गैसों को मिलाकर के क्या है 99% इनका दोनों गैसों का क्या हो जाता है वायुमंडल पर हमारा अधिकार हो जाता है, ठीक है। आगे प्रश्न है, जो ग्लोब पर जीवन के लिए सबसे हानिकारक होता है, जो ग्लोब पर जीवन के लिए सबसे हानिकारक होता है बताना है। तो बताना है वनों की कटाई है, मिट्टी का कटाव है, वैश्विक तापमान है, परमाणु नतीजा। तो जो आपके परमाणु नतीजे होते हैं ना, जो दोनों के लिए क्या है आपके बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है। ग्लोब के लिए, ठीक है, आपके लिए भी खतरनाक हो सकते हैं, ग्लोब के लिए तो होंगे ही होंगे। बताइएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा हरित गृह प्रभाव से पृथ्वी की सतह के निकट फंस जाती है। तो कौन सी ऊर्जा पृथ्वी की सतह के निकट फंस जाती है, गर्मी, यानी हीट आपकी क्या है पृथ्वी की जो सतह होती है उसके अंदर फंस जाती है, ठीक है, गर्मी। इस चीज़ को आपको क्या है याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक घटना पर्यावरण के प्राकृतिक अम्लीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो बताना है कौन सी घटना है जो जिम्मेदार नहीं है, पूछा है नहीं। देखो इसी तरह से गलतियां हमसे अक्सर हो जाती हैं, नहीं पूछा है हमने पढ़ लिया है, इस तरह के प्रश्न हमसे गलत हो जाते हैं। जब हम घर आते हैं तो फिर क्या है हमारा पछतावा रह जाता है। इसे हम विशेष तरह से क्या है ध्यान दे करके पढ़ना है, विशेष ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो बताइएगा कौन सी घटना है आपकी, इंद्रधनुष घटना ऐसी है जो क्या है अम्लीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट क्या है अम्लीकरण के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ से भी आपकी गैसेस निकलती हैं, बिजली है, ठीक है। इससे भी आपकी क्या है नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। जंगल की आग है, जंगल की आग भी क्या है, जंगल की आग जब जंगल में आग लगेगी तो क्या है धुआं निकलेगा, धुआं यानी जिससे क्या है आपकी गैसें निकलती हैं। कौन कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इस तरह की कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसेस आपके क्या है निकलती हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको क्या है याद रखना है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, पूछा है कौन सी गैस आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा है। तो मीथेन है आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं हो जाती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है क्या, नाइट्रोजन पैरा ऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है क्या, ओजोन। तो ग्रीन हाउस गैसों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था जल वाष्प, ठीक है, जल वाष्प सबसे अधिक जो ग्रीन हाउस होती है गैस है सबसे अधिक, तो कौन सी है जल वाष्प है, ठीक है। पहले नंबर पर हम इसे रखते हैं, सबसे अधिक ग्रीन हाउस होता है किसके माध्यम से होता है आपका जल वाष्प के माध्यम से होता है। अब हम बात कर लेते हैं मीथेन की, ठीक है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे नंबर पर आ जाती है, साथ में दूसरे नंबर पर कौन सी आती है CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है। तीसरे नंबर पर आपकी कौन सी आ जाती है मीथेन गैस आ जाती है, ठीक है, CH4 हो जाती है। चौथे नंबर पर कौन सी गैस आ जाती है आपकी, तो चौथे नंबर पर आपकी गैस आ जाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको क्या है याद रखना है, ठीक है। कौन सी आती है N2O।
तो ये सारी गैसेस क्या है आपकी ग्रीन हाउस गैसें हो जाती हैं, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन पेरोक्साइड ये क्या है, एक अप्रचलित नाम है। किसका नाम है अभी मैं बता रहा हूँ आपको, किस चीज़ का अप्रचलित नाम है। आपका ऑप्शन क्या है, सी एकदम से करेक्ट आंसर होगा। सी कैसे, इसको भी मैं आपको क्या है अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। यह एक क्या है अप्रचलित नाम है किसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। किसका नाम है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का नाम है। किसका है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का नाम है। यानी NO2 का क्या है एक प्रचलित नाम है, अप्रचलित नाम है कौन, नाइट्रोजन पेरोक्साइड। किसका नाम है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या है अप्रचलित नाम है, ठीक है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, यह क्या है एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। NO2 एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। ओजोन भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी सारी आपकी क्या है ग्रीन हाउस गैसेस हो जाती हैं, ठीक है साथियों। चलते हैं हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ग्रीन हाउस प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से किस कथन को अनिश्चित माना जाता है, जा सकता है, किस कथन को अनिश्चित माना जा सकता है, तो आपका किस कथन को अनिश्चित मानेंगे बताइएगा। तो ऑप्शन बी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप उष्णकटिबंधीय तूफानों की संख्या में क्या है वृद्धि होगी, ये क्या है अप्रचलित कथन है, अनिश्चित कथन है, निश्चित नहीं है, ठीक है। सॉरी साथियों, ग्रीन हाउस प्रभाव के संबंध में से किस कथन को अनिश्चित, हाँ अनिश्चित कथन है, तो आपका यही है एक अनिश्चित कथन हो जाता है। देखो मानव विकास गतिविधि के कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ रही है, ये बात भी क्या है सत्य है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप समुद्र का स्तर बढ़ेगा। देखो समुद्र का स्तर कैसे बढ़ेगा, जब गर्मी बढ़ेगी तो क्या है जो आपका ग्लेशियर है वो पिघलेगा, यानी बर्फ की जो चट्टानें हैं, बर्फ की चट्टानें हैं क्या है, बर्फ के जो पहाड़ हैं वो आपके पिघलेंगे। जब बर्फ के पहाड़ पिघलेंगे तो जल स्तर में क्या होगी वृद्धि होगी, ये बात भी सही है। जब जल स्तर में वृद्धि होगी तो समुद्र का भी जल बढ़ेगा, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव के परिणाम स्वरूप वातावरण में ऊष्मा में क्या होगी, ऊर्जा में वृद्धि होगी, ठीक है। ये बात भी आपकी क्या है सही है, अनिश्चित है, अनिश्चित माना जाएगा। किसे माना जाएगा, आपका ऑप्शन बी एकदम से क्या है अनिश्चित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन अपक्षय के हानिकारक प्रभावों को मान्यता देते हुए किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे आपके, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने अच्छे से पढ़ा है, ऑप्शन आपका सी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ा है सभी साथियों ने, बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप ओजोन परत का ह्रास होता है, तो किसके परिणाम स्वरूप आपका ओजोन परत का ह्रास होता है, ऑक्सीजन के कारण होता है, हाइड्रोजन के कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप सभी ने पढ़ा है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, ठीक है, ओजोन परत का ह्रास होता है, ठीक है। ओजोन से आपके लगातार प्रश्न आते हैं। आपका भोपाल गैस त्रादसी भी पूछा जा चुका है, हो सकता है आगे भी पूछा जाए। तो भोपाल गैस त्रादसी के संबंध में प्रश्न है, किस गैस का रिसाव हुआ था, कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मिथाइल आइसोसाइनेट है, क्लोरीन है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट आपकी क्या है जिम्मेदार गैस हो जाती है। ये रिसाव कब हुआ था, 2 से 3, ठीक है। तो 2 से 3 दिसंबर के मध्य, तो 2 से 3 दिसंबर 1984 में इस गैस का रिसाव हुआ था। किसका, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन में कौन सी नदी अक्सर बाढ़ आती है और विशेष रूप से विनाशकारी बाढ़ 1993 की महान बाढ़ थी, तो बताना है 1993 की महान बाढ़ से आपका प्रश्न पूछा गया है, तो हुआंग है, ठीक है, याद रखेंगे हुआंग है, इस चीज़ को क्या है आपको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था, चिपको आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, वनों की कटाई है, वायु प्रदूषण है। तो चिपको आंदोलन आपका किया गया था वनों की कटाई के प्रति, ठीक है। कहाँ पर चलाया गया था, तो उत्तराखंड में चलाया गया था, इस चीज़ को भी आपको याद रखना, ठीक है। उत्तराखंड आपका चलाया गया था, चमोली जिले में, कौन सा, चमोली जिले में, सॉरी साथियों चमोली जिले में, ठीक है, चलाया गया था। किसके लिए, वनों की कटाई के लिए, ठीक है। इसके जो संबंधित व्यक्ति हैं तो आपके कौन कौन हो जाते हैं, जो आपके संबंधित व्यक्ति हैं, एक तो चंडी प्रसाद भट्ट हो जाते हैं, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। साथियों एक सेकंड ऊपर, तो मैं बता देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ साथी, चंडी प्रसाद भट्ट हो जाते हैं और साथ में कौन हो जाते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा हो जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर चला था, उत्तराखंड में चमोली जिले में चला था, कब,
1973 में। इस चीज़ को भी आपको याद रखना, 1973 में चलाया गया था। ये सन आपको याद रखना है। चिपको आंदोलन कब चलाया गया? तो 1973 में। कहाँ पर? उत्तराखंड में, चमोली जिले में, ठीक है। यदि आपसे गांव पूछेगा तो गांव भी याद रखना, ठीक है। तो रैनी गांव में, ठीक है, रैनी गांव भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप मैं बता दूं रैनी गांव में हुआ था, ठीक है। इसके जो संबंधित व्यक्ति थे कौन कौन थे आपके? तो चंडी प्रसाद भट्ट हो जाते हैं और सुंदरलाल बहुगुणा हो जाते हैं, ठीक है। वनों की कटाई से संबंधित था आपका। इस चीज़ को आपको क्या है, याद रख लेना है, ठीक है। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? हवा में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन, ठीक है, 78% है। ऑक्सीजन आपका 21% है। यहीं पर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, कितना है? 0.04% है, ठीक है। इसको भी आपको क्या है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होंगी साथियों, नहीं है तो अब हो गई होंगी। जिन भी साथियों का हमारा एग्जाम रह गया है, आशा करता है सभी साथियों का एग्जाम क्या है, सभी साथी सफल हों। तो सभी साथियों को मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को क्या है, हाँ, एक विशेष जानकारी और दे देते हैं साथ में ही। पीडीएफ के लिए आप हमारी चैनल को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। किसको? बी4 स्टडी को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अभी तक लाइक नहीं किया, एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।